हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि क्लास शुरू हो रही है तो नंबर ठीक ठाक, लोग सामने हैं। ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपने सीआईबी के लिए 1300 रुपये या 5300 रुपये दिए हुए हैं तो ठीक है। किताब का भी और पैसा लगा सर। है किताब का भी लगा 5,000 रुपये। किताब का और कोर्स भी खरीदा है। मतलब कुल मिला के 20,000 का मामला है ये, है ना। तो चलो, लेकिन 20,000 रुपये आपके 3 या 4 महीने में रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। और हाँ, हो जाएगा। पूरी लाइफ टाइम मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सैलरी बढ़ेगी, पे सर ये रिवीजन एक भी बार ड्यू हो फीस गया। भरी हुई 1 साल के लिए है ना? नहीं नहीं, नहीं, एक वन अटेम्प्ट के टर्म लिए। के लिए, वन अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट के लिए, सर एक अटेम्प्ट। शुरुआत में बोले थे कि 5,000 रुपए फीस भरने के बाद 1 साल तक का वैलिड रहेगा। वो कोर्स वैलिडिटी अलग चीज है मैडम, वो तो एग्जाम का फीस एक टाइम के लिए रहता है। सर ऐसा नहीं, नहीं सर, ना एक ना, साल वो की जो वैलिडिटी बोला था। वो हाँ कल जी, अगले पढ़ो जनवरी उसमें। 25 तक है। जनवरी 31 2024 तक सर है हमें वैलिडिटी। भरोसा नहीं कि हम एक ही टाइम में पूरे 5 निकाल लेंगे। अच्छा, आप हमारे मोबाइल ऐप उन्होंने कोर्स की 5 बात कर अटेम्प्ट रहे हैं? इसीलिए तो दिए हैं 3 साल में। हाँ, नहीं नहीं, आप हमारी बात कर रहे हैं, आईआईबीएफ की बात कर रहे हैं? आईआईबी। सर आप ही की बात कर रही हूँ। आप क्या? अच्छा, हाँ, कुछ आपका तो हमारी हो गया बात कर रहे रहेगा। हैं, कुछ आईआईबीएफ की कर रहे हैं। नहीं सर, हाँ हम हाँ आप ही हाँ, की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि सर जब का हम अब तो 1 एग्जाम ईयर का देके ही आए है। उसके दूसरे दिन ही हम लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन करा लिया था। जब आपने अच्छा वो बाई किया था तो एक रिसीट मिलती है। ठीक है। उस रिसीट में डेट लिखी रहती है कब तक की वैलिडिटी है, उसको अच्छा, चेक करना। वैलिडिटी होता है। ठीक है। और इतने वैलिडिटी के लिए परेशान मत हो, 2-3 पेपर इस बार निकाल लो, हाँ एक दो सर, यही पेपर अगली करने बार निकाल वाले लो ना, हैं। काम निपटाओ। ठीक है। चलो। निकल आज जाएगा सर, निकल जाएगा, पॉजिटिव रहेंगे, निकल जाएगा। निकलेगा, मेहनत करो, निकलेगा भाई। आईआईबीएफ को भी तो कोर्स चलाते रहना है। ऐसा ना हो कि सीआईबी सर अप्लाई जैसे करने वाले मिलने बंद हो जाए, ऐसा ना हो जैसे जाए। जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है सर, मतलब बिल्कुल ही ध्यान हटता जा रहा है। कुछ नहीं, टाइम दो, टाइम तरीके दो, का ज्यादा सिलेबस टाइम दो। बनाया है ना बुक सर। को रखो, बुक को सिरहाने पे रखो। जैसे मेरे पास अधिकतर तीनों बुक यहाँ टेबल पे हमेशा रहती है, 3 बुक 4 बुक ना। सिरहाने पे रखो, सुबह शाम समय दो। छुट्टियों के दिन घूमने फिरने भी जाओ, लेकिन 4-5 घंटे अपने लिए निकाल लो अब। और अभी तो खैर एग्जाम सीजन आ गया तो फिर तो 6-7-8 घंटे भी कम है। ठीक है। तो इसी सिलसिले में आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिल का क्या, पिलर 3, मार्केट डिसिप्लिन। सर, मार्केट डिसिप्लिन, हाँ बोलो। ग्रुप में जो मैसेज डाला है आपने हम्म। एग्जाम पोस्टपोन का, वो कौन सी है? किसने डाला हो? वो तो आपका मैसेज। सर्टिफिकेट एग्जाम का था। वो सर्टिफिकेट एग्जाम्स का था। वो इन एग्जाम्स का नहीं है, जो सर्टिफिकेट एग्जाम्स होते हैं ना, वो उनका होता है। ठीक है। ओके सर। तो हम ये कहते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये जो अभी मार्केट डिसिप्लिन में हम कुछ ऐसी चीज दिखाएंगे, थोड़ा सा आपका जो है इंटरेस्ट उसमें जाएगा, मतलब लगेगा कि अच्छा ये इसलिए होता है करके। और जिन्होंने पिछले बार देखा होगा तो हम लोगों ने स्टेट बैंक का वो डिस्क्लोजर दिखाया था। स्टेट बैंक का डिस्क्लोजर दिखाया था कि भाई स्टेट बैंक जो बेसिल के अकॉर्डिंग जो डिस्क्लोजर करता है वो क्या करता है। ठीक है। तो सामने आपके नजर आ रहा है कुछ डिस्क्लोजर? यस सर। पिलर 3 डिस्क्लोजर लिखा हुआ आ रहा है ना। यस सर। तो ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहले से ही आपको थोड़ा सा अ, एक क्यूरियोसिटी हो जाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले। जैसे इसने पिलर 3 के अंदर डिस्क्लोजर किया हुआ है एज ऑन कब, 31 मार्च 2022 का किया हुआ है। ऐसे 23 का भी किया होगा। ठीक है। अगर हम नेट में सर्च करेंगे तो 23 का हो सकता है अभी इसलिए नहीं आया होगा कि बैलेंस शीट क्या हुई है अभी, जस्ट अभी बना है फाइनल जो। नहीं हुई है, तो इसलिए हो सकता है कि नहीं मिले। ठीक है। बट अदरवाइज हम लोग इसी से समझेंगे, इसको भी देखेंगे और बुक में क्या लिखा था उसको भी देख के मैच करके चलेंगे। ठीक है। देखो, पहली बात तो बताई उसने कि मार्केट डिसिप्लिन के लिए डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। डिस्क्लोजर किन चीजों का होना है, तो उसने जो है वो बना रखे हैं बेसिल ने, क्या कि किन चीजों का डिस्क्लोजर होना है। तो उसने
फॉर्म बना रखे हैं। पहला फॉर्म है DF1, ठीक है। फिर अभी आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। इसमें जो डिस्क्लोजर जो दिया हुआ है 56 पेजेस का दिया हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये स्टेट बैंक का है इसलिए 56 का है। किसी और बैंक का होगा तो 30 पेज का होगा, बहुत छोटे बैंक का होगा तो 5 पेज का होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्क्लोजर है, ये इतने सारे जो नेम आ रहे हैं, ये हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, सोलो लेवल एंड कंसोलिडेट लेवल, याद है किसी कोई लाइन? जी सर। सोलो लेवल जी और सर, कंसोलिडेट। हाँ। तो कंसोलिडेट। ये जो है कंसोलिडेट लेवल पे सब बता रहा और सोलो लेवल पे हाँ। बता रहा है। अब ऐसे हम बात करेंगे तो ये जो है यहां बोला लिस्ट ऑफ ग्रुप एंटिटीज कंसीडर फॉर रेगुलेटरी कंसोलिडेशन, दे रहा ना, ठीक है, कि वो सारे कौन से उनके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और अगर हम ऐसे देखें तो यहां पर ये सारे जो एंटिटी के नेम आ रहे हैं, इसी में बीच में एक नेम मिलेगा, कौन सा वाला? जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या मिल रहा है? कैलिफोर्निया। ऐसे ही यहाँ पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंपल मिलेगा, ठीक है। सिंपल का मतलब जो केवल स्टेट बैंक है। अच्छा, ये तो ग्रुप एंटिटी का दे रखा, नीचे अभी हम आके देखेंगे तो दिखेगा, ठीक है। तो सोलो लेवल का मतलब सिर्फ बैंक के बारे में बात करना, और कंसोलिडेटेड आप देख रहे हैं कि ये कौन सा बैंक है? ग्रामीण मेघालय बैंक रूरल बैंक। स्पॉन्सर क्यों दिया बैंक हुआ है? क्योंकि RRB स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। ऐसे ही उत्कल ग्रामीण बैंक, ये सब स्पॉन्सर्ड बैंक आ गए यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका नाम भी यहाँ पर है। क्यों है इसका नाम यहाँ पर? तो SBI ने सपोर्ट किया था ना यस बैंक को, जब उसका मतलब हाँ, मतलब इसमें इसकी कैपिटल लगी हुई है SBI की, तो कैपिटल लगी हुई है कि मतलब आपका ये ग्रुप SBI ग्रुप का बैंक हो गया आप, ठीक है। और SBI होम फाइनेंस वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा सा उस बात का रेलिवेंसी है कि सोलो लेवल पे अपने डेटा देना प्लस कंसोलिडेट लेवल पे अपने डेटा को देना, ठीक है। अब यहाँ पर एग्रीगेट अमाउंट, करंट बुक वैल्यू, बैंक्स टोटल इंटरेस्ट इन इंश्योरेंस एंटिटीज, तो बैंकों ने कुछ इंश्योरेंस एंटिटी में भी कोई या कुछ किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कुछ परसेंटेज उन्होंने वो की हुई है। तो यहाँ पर एक बात देख रहे हैं आप कि इतनी मार्केट वैल्यू है, और ये एक वैल्यू कैसी है, इन इन कैसी है? करोड़। करोड़। तो अगर बैंक ने इतना करोड़ दिया हुआ है तो उस पे भी देखो क्या लगा रखा है उसने, कैपिटल। थोड़ी सी रेलिवेंसी समझ में आ रही है आपको कि इस पे भी कैपिटल चलना। और कितने बार हमने एक बात बताई है कि ये कौन सा रिस्क होगा, जरा बताना, ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मार्केट रिस्क है सर इसमें। मार्केट रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और हमने आपको बताया था जब मार्केट रिस्क निकालते हैं तो सीधे कैपिटल चार्ज निकलता है, और उसके बाद क्या निकलता है? RWA। तो कोई चेक करेगा कि कितना, ये इतने से इतना कैसे बन गया है? बोलो। सर 1 मिनट में। बहुत सिंपल है। सर 12.5 से डिवाइड किया गया है। हाँ, और 12.5 से डिवाइड करने का मतलब कितने परसेंट कैपिटल एडिक्वेसी? सर 8%। 8%। 8%, ठीक है। तो जो हम वहां थ्योरी में पढ़ रहे थे बिल्कुल आपके आंखों के सामने दिख रहा है इस समय, ठीक है। तो इन्होंने 8% से निकाला तो क्या निकल गया? RWA निकला, ठीक है। अब ये जो कैपिटल चार्ज डिफरेंट टाइप में निकाल रहे हैं, इन सर सबको लेकिन अगर हम इंडिया में तो ऐड 9, कर हैं, सर इंडिया में तो 9% है सर। हाँ 9% है। ये कुछ चीजों के लिए इन्होंने जो है कितना यूज किया हुआ, इसको बहुत ज्यादा क्लेरिफाई तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने भी अभी इसको चेक किया है कि 8% है। तो हो सकता है कि आपके जो मार्केट और कौन से
ऑपरेशनल रिस्क है। बिजनेस इंश्योरेंस का है उनमें। हाँ, और एक बात बताऊं, चलो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अगर मैं इसको ऐसा करता, आपकी नजर में कौन सा अच्छा काम है? पहला वाला। बिल्कुल। पहला वाला अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो रिस्क वेटेड एसेट कैसे आते, आपके थोड़े से कम हो जाता है। कम हो जाते। तो वहां पर आरबीआई ने 8 से कितना किया हुआ है? 9। क्यों? क्योंकि कैपिटल बढ़ानी है। यहां पर उसने 9 की जगह 8 लिया। क्यों? क्योंकि आरडब्ल्यूए जितना ज्यादा दिखाई दे उतना ठीक है, छुपाना नहीं है, जितना हम दिखा सकें। ठीक है, ये एक लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क में आप जब वहां ट्रीट करेंगे तो 0.08 से करेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं इनटू करेंगे किससे? 8%। 12.5 से। 12.5 से। ठीक है। अब वहां एक बात ध्यान रखना, अगर मान लिया आपका आंसर बाई चांस इससे ना आए, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर इससे आ रहा है तो उस कंडीशन पे आप उस आंसर को लगा देना। ठीक है, लेकिन रियल एग्जांपल में हमको दिख रहा है कितना यूज किया हुआ इन्होंने? 8%। 8%। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये जो कैपिटल चार्ज निकाल रहे हैं, इस कैपिटल चार्ज को निकालने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपके पास जो भी कैपिटल है वो रिक्वायर्ड कैपिटल से ज्यादा है या कम है। अगर हम इसको देखें तो ये करीब 27, 43 और 44.5 समथिंग समथिंग समथिंग, इतने करोड़ कैपिटल तो आपको किस काम के लिए चाहिए? लोन देने के लिए। नहीं नहीं, 45.5 करोड़ कैपिटल तो इस इंश्योरेंस बिजनेस में जो आपने मार्केट वो स्टेक ले रखा है उसके लिए चाहिए। ऐसे ही लोन जो बांट रखे हैं उसके लिए चाहिए। ऐसे ही ऑपरेशनल रिस्क के लिए चाहिए। और सब जो जब जोड़ लेंगे तो कुल मिला के जो होगा उसको आप बोलेंगे टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बोलेंगे उसे? टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा, हम लोग कल, अब अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर और ये वो सब। तो ये जो यहाँ पैराग्राफ जैसे लिखते हैं, ये पैराग्राफ जो है बेसिकली क्या है? ये पैराग्राफ है हमारे क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर है। क्या है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। खूब लिख रहे हैं, एज पर रेगुलेशन द ओनली वे टू ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ फलाना फलाना सेक्शन, इतना ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे इस लाइन को हमारे पुराने पढ़ाए हुए कुछ बातों से कनेक्ट करके बताएगा? सर सॉल्वेंसी रेशो तो हमने पढ़ा हुआ है। हम्म, और मैं बता देता हूँ क्रेडिट रिस्क में पढ़ा हुआ है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्रेडिट रिस्क का जो यूनिट है उसकी लास्ट की जो सप्लीमेंट्री रीडिंग्स हैं, जिससे मैंने कहा है कि 5-7 जेड स्क्वायर मॉडल है सर। है। जेड स्क्वायर मॉडल उसमें है ना, वर्किंग कैपिटल, सोलवेंसी, डेट सर्विस कवरेज, उसका फिर हाँ, उनकी इसका है। अल्टमैन जेड स्कोर वाला। हाँ बिल्कुल, याद आया। जी सर। अल्टमन स्कोर। अल्टमन स्कोर में हमने देखा था कि वो 1.81 से क्या होना चाहिए? ज्यादा कम। होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरा सॉल्वेंसी रेशियो कितना है? 1.8। 1.85। तो जितने स्टैंडर्ड बने हुए हैं, और यहाँ एक बात और बोल रहा है, द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्वेंसी स्टैंड टू इतना, एंड द मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो इतना, टू बी ऑलवेज मेंटेन बाय द कंपनी। तो इसने बोला हुआ रेगुलेटरी तो कहती है कि भैया 1.5 तक चला लो। ठीक है। और यहाँ और बात बोलता है कि द मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो टू बी ऑलवेज मेंटेन बाय द कंपनी, ये इस कंपनी में। ठीक है। इसने अपना बना रखा है एज मैंडेटेड बाय द बोर्ड। अब एक बात सुनो, यहां पर हमारा बीएफएम भी आ रहा है और एबीएम का कंप्लायंस भी आ रहा है।
वो कहता है आपको तो 1.7 बना के रखना है, आरबीआई कहता है कितना बनाना है, 1.5 5 कहता है, आपका बोर्ड क्या कहता है, 1.7 बनाना। इसलिए वो बता रहा है कि भैया हमने तो इतना मेंटेन किया हुआ, अच्छी बात है। तो इसने अपना डिस्क्लोजर दिया हुआ है, इस डिस्क्लोजर को पढ़ के कोई इन्वेस्टर, कोई दूसरी कंपनी क्या करती है, इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और ये जितनी बातें यहाँ लिखी हुई है कि भैया मेरा एसबीआई कैप का इंटरनल रिस्क पॉलिसी कार जो है इतना मेंटेन करने को कहती है, सारी क्वालिटेटिव बातें हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव बातें कहाँ हैं, अच्छा ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो जब हम कंप्लायंस पढ़ रहे थे, कंप्लायंस में इन रिस्कों को कौन सा बोला था, मटेरियल रिस्क बोला था इनमें से कुछ को, किसको, क्रेडिट, यस सर बोला था। ऑपरेशनल लिक्विडिटी और इंटरेस्ट लिक्विडिटी वाला और मार्केट वाला, लीगल ऐसे रिस्क। कुछ, ठीक है। लेकिन ये कौन से रिस्क हैं, यहाँ लिख रहा देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग रिस्क कह रहा है। अब ये देखो कौन सा डिस्क्लोजर है, क्वालिटेटिव। जहां पे कहानी फिलॉसफी झाड़ेगा बैंक, वो सब क्वालिटेटिव है। कहेगा हमारे वहाँ 5 बार मीटिंग होती है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, फिर हम उसको रिव्यू करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, उसमें ये कवर करते हैं। यहाँ पे बात आ रही है बार बार, किसकी आ रही है, आई कैप डिटेल्स की। आई कैप की बात आ रही है। तो ये जब हम कल परसों पढ़ रहे थे तो ऐसा सच बहुत ज्यादा याद नहीं रहता हमको, क्योंकि फिलॉसफी है कुल मिलाकर, लेकिन थोड़ा कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कौन सा डिस्क्लोजर फॉर्म है इसका, 2 नंबर का। 2 नंबर का, जिसमें किस चीज के डिस्क्लोजर कर रहे हैं वो, कैपिटल एडिक्वेसी। एडिक्वेसी, भैया कितनी है कितनी नहीं है, करार क्या है और कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर के लिए क्या है, सेट 1 क्या है और ये क्या है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस स्क्रीन से आपके लिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेडिट रिस्क के लिए हमने पढ़ा था कि हम कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। है देखो वही बात। मार्केट रिस्क के लिए हमने बोला था स्टैंडर्डाइज की कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, ड्यूरेशन अप्रोच। ठीक ड्यूरेशन। है। अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है कि ये 3 हेडिंग मार्केट रिस्क में हमने कहाँ देखे थे, सर टाइप्स में जाके नहीं होते, मार्केट रिस्क में एक बिजनेस रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क में? नहीं वहां नहीं, कहीं विशेष जगह देखे थे हमने। 3 रिस्क एक जगह आते हैं, इक्विटी, फॉरेन, हम्म, इन्वेस्टमेंट में। सर इन्वेस्टमेंट में होता है ये तीनों। नहीं वो तो होता है, लेकिन हमने कहीं विशेष जगह इन तीनों का नाम पढ़ा था, क्या लिखा हाँ जी मैंने, सर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिसअलाइंस। हाँ, जब हमने हॉरिजेंटल वर्टिकल वाला किया था तो एक बुक में मैंने पेज आपको दिखाया था कि देखो ये जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं आखिरकार कहाँ रखी जाती है, मैच्योरिटी सर, ड्यूरेशन और मैच्योरिटी के हिसाब से उनकी मतलब वैल्यू फिक्स की जाती है। वो करके एक 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 कंसोलिडेटेड उसका वो बना हुआ था, उसमें रखी जाती है वैल्यू। उसके बाद हम कहते हैं हमारे बैंक में मार्केट रिस्क टोटल इतना है, ठीक है। कोई पेज नंबर 341 खोल सकता है अपनी अपनी बुकों में, मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। YouTube में जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत पेशेंस से वीडियो देखें, क्योंकि इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं मिलेगा आपको। पेज नंबर 314 में सर बेसल कमेटी के बारे में है। नहीं है तो उसमें आप कौन सी बुक देख रहे हैं, नई वाली? नई वाली BFM की ना, हाँ सर। यस यस सर। उसमें 341 में एक ब्लू टेबल दिया हुआ है। हाँ सर, 341 अच्छा। बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज और AMA। यस सर दिया है। उसे देख के जो मैं अभी बात कर रहा हूँ उसे समझ पा रहे हैं आप, रिस्क कैटेगरी, इंटरनल रिस्क उसे देख के
नेट जो मैं पोजीशन अभी आपको बता रहा हूँ वो देख पा रहे हैं? वही सेम ही लग रहा है, सेम ही चीज। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने अभी ये बुक दिखाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ा मुझे। सेम लिखा है इक्विटी के बारे में, अ, जनरल मार्केट रिस्क बोल्ड। सर वो शाइन कर रहा है, शो नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा same। हाँ अब थोड़ा दिख रहा है। एक मिनट। हाँ यस सर, ये हाँ applicable है सेम ही है यहाँ इंटरेस्ट पे। रेट Same है। जनरल मार्केट रिस्क। चलो हम इसीलिए मैंने कहा था बुक लेके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो है बेसिकली मार्केट रिस्क जब हम निकालते हैं तो इन तीनों रिस्कों को ऐड करते हैं। तीनों लाइन ऑफ एक्टिविटी के एरिया को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब जाके हमें ये पता लगता है कि क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अभी एक बार मैं लाइट सेटिंग कर लूँ फिर मैं बताता हूँ। तो मार्केट रिस्क ये एक तरह से समझो थोड़ा सा रिवीजन भी जा रहा है हमारा, है कि मार्केट रिस्क में स्टैंडर्डाइज अप्रोच करने के लिए जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें कौन सा रिस्क होता है, जनरल मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। ठीक है, हाँ। दूसरा जितना हमने फॉरेक्स बिजनेस में पैसा लगाया है उसमें कौन सा रिस्क होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है। तीसरा कोई हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो कौन सा रिस्क होता है, इक्विटी रिस्क। तो हमारे ये तीनों टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए ये क्या है हेडिंग, ये हेडिंग क्या है हमारा, कैपिटल एडिक्वेसी। यानी आपने जो भी मार्केट में पैसा लगा रखा है उसमें अपने लगे हुए पैसे को देखते हुए इतना रिक्वायरमेंट है किस चीज का, कैपिटल। कैपिटल का। इतना क्रेडिट के लिए चाहिए, इतना मार्केट के लिए चाहिए और इतना किसके लिए चाहिए, ऑपरेशन के लिए। कौन सी अप्रोच यूज कर रखी है देखो, बेसिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें, स्टेट बैंक को इतनी कैपिटल चाहिए, लगभग 270 और 291, 2,91,000 करोड़ की क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो जब ये कह रहा चाहिए तो उसके बावजूद कह रहा है कि मेरा जो रेशियो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना है, 13.83, जबकि टीयर 1 मेरे को चाहिए कितना चाहिए, टीयर 1 कोई बताएगा टीयर 1 कितना चाहिए, सॉरी सेट 1 कितना चाहिए, 11.5 5.5 मिनिमम। 5.5 प्लस प्लस 2.5 इतना चाहिए ना। 8 तो हमारे ये भी अच्छा है। इधर हमको टीयर 1 में चाहिए कितना, प्लस उसमें 2 और जोड़ लो आप, यानी 10 चाहिए, ये इतना है। ठीक है, 9 चाहिए, नहीं 10 चाहिए, 8 तो ये बोला ना, 10 2 और चाहिए ना, टीयर 2 में 2 ले सकते, नहीं ये टीयर 1 था, 11.5 चाहिए। 1.5 1.5 सॉरी 5.5 और 1.5 चाहिए होता ना, तो ये और प्लस 2.5 तो कितना हो गया, 9.5 चाहिए। तो इसमें तो ये पोजीशन ठीक ठाक है, ये पोजीशन ठीक ठाक है। ये सब हम कहाँ से उठा रहे हैं फिगर, क्रेडिट रिस्क नहीं फिगर कहाँ से डिस्क्लोजर से। डिस्क्लोजर से उठा रहे हैं। हाँ। और हमें इतनी आसानी से क्यों मिल गया डिस्क्लोजर, क्योंकि जरूरत है, कंप्लायंस है ये, क्या कि हर बैंक को अपना बैलेंस शीट पर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन का क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ निकालना पड़ता है और डिस्क्लोज करना पड़ता है। देखो एनपीए का डिस्क्लोजर कर रखा है कि कितना एनपीए था, कितना एडिशन हुआ, कितना रिडक्शन हुआ, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, सब बता रखा है। देखो राइट ऑफ कितना किया इन्होंने, ठीक है, कितने से रिडक्शन में 42,000 करोड़ में से 22,000 करोड़ का क्या करना पड़ा, राइट ऑफ किया हुआ। राइट ऑफ। ठीक है, तो किसी भी तरह अपनी बैलेंस शीट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब वो एनपीए क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब रिस्क के अकॉर्डिंग हमको
अपना क्या भी दिखाना होता है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोजर। हमने कोल इंडस्ट्री को कितना फाइनेंस किया हुआ है, उसमें हमारा एनपीए का रेट कितना है, एनपीए कितना है, टोटल लिमिट कितना है, सब कुछ आप निकाल सकते हैं उस बैंक के बारे में। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बैंक किसी भी इनमें से जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग फिर क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा, कि ये बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अपने बैंक ने ये भी बताया है कि मेरे को कितना पैसा कहाँ कहाँ मेरा रखा हुआ है जो मेरे को इतने इतने दिनों में आने वाला है। जैसे आरबीआई के पास रखा हुआ है, हमने लोन्स दे रखे हैं, कल इतना लोन्स वापस आने वाला है, और आज से 1 साल के 3 साल के बीच में इतना लोन वापस आएगा। तो आप देख रहे हैं कि लोन वापस आने की जो दर है वो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, ज्यादा है। मतलब 2,80,000 नहीं, 28 लाख करोड़ के लोन्स। अच्छा एक चीज और देखो, इसके लोन्स कितने हैं, 28 लाख करोड़ के ना। सर ये क्युमुलेटिव डाटा है, मतलब 1 साल 3 साल में 1 साल वाला, 1 साल में ना 6 ना ना साल में। ना 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 ना, नहीं नहीं, जो लोन 1 से 3 साल के बीच में वापस आने हैं वो ये हैं, जो 3 से 5 साल में आने हैं वो ये हैं, जो 5 साल के बाद आने हैं वो ये हैं। तो टोटल 28 लाख करोड़। और हमने वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी निकाली थी, 2.91। 9। तो आप बता सकते हैं कि जस्टिफाइड कर सकते हैं कि ये 28 लाख करोड़ का कितने परसेंट दिखाई दे रहा है आपको। 10%। 28 लाख करोड़ 897 का लगभग 10% दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, 291। ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है वो केवल एडवांसेस पे नहीं होती है, किस पे और होती है, इन्वेस्टमेंट पे भी होती है। इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ आपने, ये भी किया हुआ है, इस पे भी निकलेगी। ठीक है। कुछ आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? हम्म। आप अभी लोग तो देखो, सर ये सब थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। आप लोग हमारा साथ देते हैं उन टॉपिक्स में भी जो बहुत ही सुपर बोरिंग भी होते हैं ना, कभी कभी लगता होगा आपको भी आज पता नहीं क्या चल रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। टॉपिक थ्योरेटिकल आते हैं सर। तो जब थ्योरी वाले में तो हम थ्योरी लोग आधे नींद में होते हैं। आधे नींद में होते हैं। तो चलो, तो ये अभी आपको सब समझ में आ रहा है कि हम ये बेसेल क्या कर रहा है, डिस्क्लोजर क्या है। ठीक है। और इसके ये जो डिस्क्लोजर है वो सारे क्वालिटेटिव है। ठीक है। अब देखो, ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने, अभी हमने देख रहे थे कि ये बैंक कह रहा था मेरे 28.30 लाख करोड़ के क्या है, एडवांसेस है। ठीक है। कह रहा था 15 लाख करोड़ का क्या है मेरा, इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है। तो कुल मिला के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 34। 34। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो रिस्क वेट होता है ये इस वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकता है। बढ़ा देता है। तो कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये 43 है वो कितना बन गया, 34। 34। क्यों? 34। क्योंकि कुछ ऐसे रिस्क वेट हैं जिसमें 100 से भी कम लगता है, कुछ 100% वाले हैं और कुछ 100 से भी 100 ज्यादा वाले। ऊपर वाले। हाँ, तो हमारी जो बैलेंस शीट की फिगर होती हैं और जो बेसल की ये कैपिटल एडिक्वेसी वाली फिगर होती है, बेसल वाली सारी फिगर कैलकुलेशन से बनती हैं, जबकि बैलेंस शीट की सारी फिगर उठा करके बनती है। जैसी है वैसे ही उठाई। बेसल में फिगर कन्वर्जन बहुत होता है,
डिफरेंट तरह के फॉर्मूला है, कैपिटल चार्ज है, ये सब लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव की, तो हम कह रहे हैं भैया हमारी पॉलिसी प्रोसीजर कैसा है, कि जब हम कोलेटरल सिक्योरिटी का वैल्यूएशन और मैनेजमेंट का तो क्या क्या देखते हैं। ठीक है, गारंटर में हम देखते हैं कहाँ से कवर है, नहीं है, सब कुछ। ठीक है, अभी इसके बाद बुक भी खोलेंगे, हाँ चिंता नहीं करना। यहाँ पे डिस्क्लोजर फॉर्म कौन सा आ गया? 7 आ गया। 7 और इसने कौन से वाले रिस्क की बात कर रहा है? जो ट्रेडिंग बुक में है। ट्रेडिंग बुक का मतलब जो आपने मार्केट में क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, पब्लिक को जो लोन देते हैं वो बैंकिंग बुक है। ठीक है, और इसमें जो है देखो फॉरेक्स की भी आ रही बात, और ये वैल्यू एट रिस्क निकाल रखा है। ये कैपिटल चार्ज निकाला है इन्होंने किस पर? मार्केट रिस्क पर। वो कहते हैं हमको कितना? 25,600। तो अगर आप ध्यान करेंगे कि ये वैल्यू वहां पे यूज की गई थी, कहाँ पे? शुरू में जब हमने क्रेडिट ऑपरेशन और मार्केट रिस्क का पेज खोला था। तो कैसे निकाला? उन्होंने कहा साहब वही 3 बातें हैं, देखो है इतना हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क, इतना इक्विटी है, इतना ये, तो मिला के इतना। ठीक है, फिर उन्होंने क्या निकाल दिया? ऑपरेशन रिस्क में। ऑपरेशन रिस्क में बताएंगे, क्या बताएंगे? बीटा फैक्टर क्या यूज करते हैं लोग? क्या करते हैं बीटा फैक्टर? कितने % यूज करते हैं? 15, 18 और 12। 15, 18 और अब एक 12। में तो ठीक है, पंजाबी का। अल्फा में 15। हर तरह के अर्निंग एट रिस्क में क्या है, ये सारी चीजें निकाल दी, इसको डिस्क्लोजर कर दिया। चलो अब हम ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोशनल एंड करंट क्रेडिट एक्सपोजर इन द, ये जो हमारे डेरिवेटिव्स है ना, इनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या है सारे? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में भी जो हमने अपना पैसा लगा रखा है उस पर भी आ, अपना क्या निकालते हैं हम? एक्सपोजर अंडर करंट एक्सपोजर मेथड इतना है, और इसके अगेंस्ट भी फिर क्या मेंटेन करते हैं हम लोग? कैपिटल रिस्क मेंटेन करते हैं। ठीक, रिस्क वेट निकाल के वो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात आ रही है कि जो भी हम कैपिटल हम लेके चल रहे हैं वो बता रहा है क्या है? कॉमन शेयर कैपिटल इतनी है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है जो हम आज तक प्रॉफिट कमा रहे थे उसको भी इकट्ठा करके रख रहे हैं। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इतनी है। तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 की कितनी आ गई? 27। हाँ, हम वहां बात कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट कितनी थी? 2.91 की 9-1 कैपिटल चार्ज, लेकिन जिसमें से इतना तो उसने सिर्फ कहां से इकट्ठा कर लिया? सेट 1 से। सेट 1 से। ठीक है, और कुछ रेगुलेटरी एडजस्टमेंट करे, यानी कुछ कम ज्यादा करे उसने। ठीक है, फिर एक वैल्यू बन के आई इसकी। उसके बाद इसने क्या करा? पूरा नेट इसका ये बना, यानी रेगुलेटरी एडजस्टमेंट जो करें इसने कैपिटल एडिक्वेसी में, क्या करा? इतने से क्या कर लिया? एडजस्टमेंट जब भी होता है तो मतलब क्या होता है? बेसिकली प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर इतना उसको माइनस करना पड़ा ड्यू टू दीज थिंग्स। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी कैपिटल आ गई इसके पास? 81। एडिशनल टीयर 1। एडिशनल टीयर 1। तो एडिशनल टीयर 1 में इतनी उसके पास ये है। फिर उसके बाद कौन सी कैपिटल आएगी उसके पास? टीयर 2। टीयर 2 आएगी। टीयर 2 में उसके पास जो है स्टॉक सरप्लस क्या है? ये है। फिर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू द फेज आउट, ये है। ठीक है, ये करके फिर उसके बाद टीयर 2 इतनी आ गई। ठीक है, फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करे उसने। उसके बाद नेट टीयर 2 कितनी बन गई उसके बाद? 61 कितनी बन गई? ठीक है,
टोटल कैपिटल क्या बन गई, टीयर 1 और टीयर 2 इतनी बन गई। रिस्क वेटेड एसेट कितने हैं इसके पास, 26,08,000 इतने करोड़ के, ठीक है, जिसमें से क्रेडिट का इतना है। अब देखो यहाँ पे आ गया ये मार्केट रिस्क वेटेड एसेट, जरा इसको इसका वो करना, जरा 8% करना जरा। टू 256 अप्रोक्स आएगा सर, 2,56,000। 25,649 करोड़ ना, इतना ही था ना, और ध्यान था आपको, ऊपर अभी देखा था थोड़ी देर पहले। जी ये देखो ना मार्केट रिस्क में कितना था, ये मैच कर रहा फिगर। यस सर। एग्जैक्टली मैच कर रहा, बिल्कुल आने पाई से, है ना। तो इसका मतलब इन्होंने कितना परसेंट ले रखा है, 8%। 8% ले रखा है। तो ये इस तरह से, तो वो बनेगा इतना, या इंटू 12.5। तो कहीं न्यूमेरिकल अगर आपको मिले तो 8 और 12.5 की फिगर को ही आपने क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो ये बैंक ने पूरा अपना बना रखा भैया, कितना हमारा क्या है पहले तो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बुक की तरफ, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि मार्केट डिसिप्लिन तब है जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, बाहर देंगे, और वो सारे डिस्क्लोजर्स क्या होने चाहिए, शुड बी कंसिस्टेंट विथ हाउ सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एसेसेस एंड मैनेज द। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट कैसे रिस्क को एसेस करते हैं, कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं। अंडर पिलर 1, banks use specified approaches, methodologies for measuring the various risks they face and the resulting capital requirements. The key idea behind various type of disclosure by banks to market is to make the market का मतलब क्या होता है, is to make the market। इसका मतलब ये होता है कि कई सारी चीजें आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी किसी का प्राइस आप नहीं लगा सकते। तो उसमें क्या है कि आपकी सिक्योरिटी की क्या रेपुटेशन है, आप कौन हैं। तो ये जो डिस्क्लोजर होते हैं क्या करते हैं, द की आइडिया बिहाइंड द वेरियस टाइप ऑफ डिस्क्लोजर बाय बैंक्स टू द मार्केट, मतलब मार्केट को जो डिस्क्लोजर कर रहे हैं, क्यों, इज टू मेक द मार्केट। डिस्क्लोजर हमको क्या चीज डेवलप करने में मदद करते हैं, मार्केट को बनाए रखने, पकड़े रखने बनाए में। रखने। तो यही बात है कि जो हम मार्केट को जो बता रहे हैं वो मार्केट को बनाने के लिए ही बता रहे हैं, ठीक है। इट इज व्हेन इट वाज फुल और critical information about a bank, a disciplinary agent thereby exercising a statutory effect of the bank। तो ये सब कुछ है, चलो आगे देखें। एक इसने बोला हुआ है, कोई विक्टोरियन बैंकर एंड इकोनॉमिस्ट वॉल्टर बैगहोट ने कहा है, अ वेल रन बैंक नीड्स नो कैपिटल, नो अमाउंट ऑफ कैपिटल विल रेस्क्यू अ बैडली रन बैंक। क्या बोला इसने, अगर आपका बैंक बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको कितनी कैपिटल चाहिए, नो कैपिटल। नो। और अगर आपका बैंक खराब चल रहा है तो कितनी भी कैपिटल ले आओ क्या हो जाएगा, बैडली रन करेगा। ठीक है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट डिसिप्लिन लीड्स टू बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। इससे ये भी रहता है, सारी जानकारियां दोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। चलो अब डिस्क्लोजर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कितने प्रिंसिपल्स हैं, 5। 5। इसमें एक क्वेश्चन आपका बन सकता है,
डिस्क्लोजर क्लियर होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, मीनिंगफुल टू यूजर्स होने चाहिए, कंसिस्टेंट ओवर टाइम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी हमारा करार 17% आ रहा, अगले महीने 12% हो गया, उससे अगले महीने 23% हो गया, तो इसमें मतलब कहीं गड़बड़ है। ठीक है। कंपेरेबल अक्रॉस बैंक, पता लगा आपका करार आ गया 32%, तो कोई बिलीव करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि नहीं कर एक रेंज चलती है 10 से लेके 20% तक ज्यादा करार होगा। कोई एक आध छोटा बैंक है, अभी खुला है, उसके में एडवांसेस नहीं है लेकिन कैपिटल ज्यादा है, तो उसका करार ज्यादा हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो कंसिस्टेंट चल रहे हैं उनके वहां पे कंपेरेबल होगा दूसरे बैंकों से। तो ये 5 प्रिंसिपल हैं डिस्क्लोजर के। ठीक है। स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि कब कब डिस्क्लोज किया जाता है। ठीक है। तो इसमें देखो एक कहीं ना लिखी होगी, Pillar 3 disclosure will be required to be made by the individual bank on a standalone basis when they are not the top consolidated entity in the bank. देखो, जो टॉप कंसोलिडेटेड एंटिटी हैं उनको तो स्टैंड अलोन में भी करना है और कंसोलिडेट भी करना है, लेकिन जो लोग नहीं हैं वो केवल किस बेसिस पे करती है? Consolidated. स्टैंड स्टैंड अलोन। अलोन, मतलब अपना ही दे दो बहुत है। लेकिन जो बैंक जो टॉप पोजीशन पे हैं, तो उनको जैसे स्टेट बैंक का था, स्टेट बैंक की जो भी डिस्क्लोजर देखी हमने, स्टैंड अलोन देखी या कंसोलिडेट देखी? दोनों था सर। कंसोलिडेट। देखी है, स्टैंड अलोन भी देखी है। स्टैंडअलोन में देखो, जो कंसोलिडेटेड है ना, वो स्टैंड अलोन तो वैसे ही होगा क्योंकि उसमें उसका नाम तो होगा ही होगा बीच में। जैसे देखे ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा था बीच में। ठीक है। चलो, और एक क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्लोजर कब होने चाहिए? एटलीस्ट Half yearly. हाफ ईयरली बेसिस पे तो होना ही चाहिए, irrespective of whether financial statement are audited with the exception of the following disclosure। तो उसने कहा चाहे ऑडिट हो या ना हो, लेकिन डिस्क्लोजर होना चाहिए, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इन चीजों को कब करते हैं बेसिकली? कब करते हैं? ईयरली बेसिस। ईयरली, क्योंकि कैपिटल एडिशनसी एक बार कैलकुलेट होता है। कब? क्वार्टर साल एंड। में एक बार। ठीक है, क्लोजिंग पर। ठीक है, मतलब जो ऑडिटेड रिपोर्ट आती है तो उसके बाद देखते हैं। ठीक है। क्रेडिट रिस्क जनरल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल बैंक, क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर ऑफ पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। तो इतनी चीजें जो हैं साल में एक बार होती हैं, और बाकी चीजें क्या वो एटलीस्ट हाफ ईयर होनी चाहिए। ठीक है। सर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के कितने टाइम बाद डिस्क्लोजर करना होता है? उसमें बैलेंस शीट का वो होता है कि आपको अपनी बैलेंस शीट ऑडिटेड करा लेनी होती है, और इसका आंसर या तो 30 जून है या 31 मई है। आफ्टर 3 months या 6 months? सर 3 महीने के इसमें 3 महीने के अंदर कर लेना होता है ना आपको। हाँ। ठीक है। डिस्क्लोजर इंडिकेटेड 1, 2 and 3 above will be made at least on quarterly basis by the bank। अच्छा, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ईयरली ईयरली बेसिस। लिखा, लेकिन ये जो 1, 2, 3 ये बोला हुआ है, मेरे ख्याल से इसी के लिए होगा ये। इनको कब लाना है? क्वार्टरली। क्वार्टरली बेसिस। ऐसा कह सकते हैं कि जो बेसल के भी अब डिस्क्लोजर है। अच्छा हाँ, ठीक, सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टेट बैंक का देखा है, मार्केट क्वार्टरली। स्टेट बैंक जो है क्वार्टरली उसको क्या करता है? डिस्क्लोज करता है। ठीक है। देखो ये दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं, 4। Yes, sir. देखो इधर 23 इसका भी आ गया है, 31/3/23 का भी डेटा
आ गया है स्टेट बैंक का ना। हम्म, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन तीनों का डिस्क्लोजर कब होता है quarterly. और नॉर्मली कब होता है, हाफ ईयरली। ठीक है, all disclosure must either be included in the bank's published financial result or at a minimum must be disclosed the bank। तो या तो अपने जो बैंक की पब्लिश्ड फाइनेंशियल रिजल्ट है उनके साथ करो, या फिर कम से कम अपनी वेबसाइट पे तो जरूर डाल दो। जैसे अभी हम देख रहे थे, ये एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा, दिख रहा है, Yes, sir. एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर ये सब डाल रखा है। तो कहते हैं या तो आप वहां डाल दो या ऑडिटेड जो आपका बैलेंस शीट है उसके साथ वो कर दो। ठीक है, A common template is to be used by the bank to report the detail of their regulatory capital after। तो जो अभी हमने देखा था वो कौन से बैंक का देखा था, स्टेट बैंक का, लेकिन ये कहता है कि लगभग सभी बैंक आप कौन सा यूज करेंगे, वही कॉमन फॉर्मूला। वैलिडेशन शुड बी सब्जेक्ट टू एडिक्वेट वैलिडेशन, यानी जो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं उनको कोई वैलिडेट करना चाहे भी तो कर ले। सिंस इंफॉर्मेशन इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड जनरली बी ऑडिटेड, the additional material published with such statement must be consistent with the audited। तो उनने कहा जनरली जो है ऑडिटेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भी कहता है एडिशनल मटेरियल पब्लिश करते हैं किसके लिए, कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर, जो आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट है उसके साथ उसके जैसा आपके डिस्क्लोजर हो। इन एडिशन सप्लीमेंट्री मटेरियल मैनेजमेंट का डिस्कशन एनालिसिस that is published should also be subjected to sufficient scrutiny। Materiality, a bank should decide which disclosures are relevant for it based on the materiality concept। Information would be regarded as material if its omission and misstatement could change और तो उसने कहा है कि जो मटीरियलिटी का मतलब होता है क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसने कहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मतलब हर मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है और उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल माना जाएगा इफ ओमिशन मिस स्टेटमेंट कुड चेंज और इन्फ्लुएंस द असेसमेंट, और तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे यूजर का डिसीजन रिलाई करने का क्या हो सकता हो, चेंज हो सकता है। मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके छुपाने या बताने से यूजर अपने डिसीजन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, उन इंफॉर्मेशन को कैसा माना जाएगा, मटेरियल माना जाएगा। उन इंफॉर्मेशन को कैसा माना जाएगा, दीज आर द मटेरियल इंफॉर्मेशन। प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी देनी है आपको। ठीक है, और इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर इज ऑफन कॉन्फिडेंशियल इन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ लीगल एग्रीमेंट। तो उन चीजों को जो एग्रीमेंट के तहत आपने मना किया हुआ नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो भी जनरल प्रिंसिपल है जो आपकी बोर्ड ने डिस्क्लोजर पॉलिसी में अप्रूव किए हुए हैं वो चीज आप सब दिखाओ। प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट, इसमें बोला हुआ है जो टेम्पलेट और टैबलेट हैं, टेबल्स हैं, उनका यूज करना है। तो अभी हम देख रहे थे ऐसा कुछ वहां था ना लिखा हुआ जब हमने DF1 खोला था। Yes, sir. मैं क्या करूंगा, इसको SBI वाले को दे दूंगा, तो ये सब वही चीज है। देखो ये सब आ रहे थे लिखे हुए, क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर, फिर DF कौन सा आया था, 2 आ गया था, उसमें उन्होंने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बारे में लिखा हुआ था। तो जब दोनों चीजों को अगल बगल रखोगे आप, तो ये सब था ना,
कि कितना आपका नेट एनपीए एनपी रेशियो क्या है, कितना पुराना था, कितना नया हुआ, ओपनिंग क्या था, सब था। देखो तो क्या ये समझ में आ रही बात? हाँ सर, प्रोफार्मा दे सभी रखी है। बैंकों के लिए फिक्स फॉर्मेट दे हाँ, दिया एक है अभी, फॉर्मेट है ये, उनमें तो ये इसी चीजें के जरूर अंदर कवर आपको होनी चाहिए। उसके अलावा आप कितने ही ऐसे लिखते रहो, लेकिन ये चीज जरूर होनी उसमें चाहिए। फिर DF4 आ गया, ठीक है। उसमें भी देखो ये वाला टेबल हमने देखा था, देखो 100%, देखा था below ना, 100%, 100% and more than 100%. ठीक है। और फिर यहाँ पे DF5 आ गया, उसमें किस क्या था, स्टैंडर्डाइज अप्रोच से आपने रिस्क मिटिगेशन क्या किया हुआ है। फिर उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर में आपका क्या डिस्क्लोजर है, कहाँ कहाँ पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है ये सब DF क्या है, ये डिस्क्लोजर फॉर्म। डिस्क्लोजर फॉर्म्स है। फॉर्मेट। फिर ये और देखो ये तीनों चीजें आई थी हमारी कौन से वाली, ट्रेडिंग बुक के लिए। फिर ऑपरेशन रिस्क आया, ठीक है। और DF9 में इंटरेस्ट रेट रिस्क आया इन द बैंकिंग बुक। फिर आया आपका यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक ये पैराग्राफ जरा पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ खास बात है। देयर हैव बीन इंस्टांस ऑफ material divergence in bank asset classification and provisioning from RBI now, thereby leading to the published financial statement not depicting a true and fair value of financial position of the bank. In order to ensure greater transparency and promote better discipline with the, तो उसने बोला हुआ है कि जो इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के प्रोविजन नॉर्म्स है, उसको भी डिस्क्लोजर फॉर्म में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी से दिखाना है, ठीक है। RBI decided to bank to should make suitable disclosure wherever either the additional provision requirement assessed by the RBI exceeds कितने परसेंट, 15% of the published net profit after tax and the reference for the reference period additional gross NPA is identified by the RBI exceed इतना। तो इसमें दो बातें बोली हुई है। क्या बोला, एडिशनल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट असेस्ड बाय द, RBI. अगर RBI आपकी डेटा देख के कहता है कि 15% से ज्यादा आपको क्या करना है, प्रोविजन एडिशनल करना है, ठीक है, जो भी आपने पुरानी पब्लिश्ड क्या करी है, प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट का वो दिया हुआ है। दूसरा, और एडिशनल ग्रॉस NPA आइडेंटिफाइड बाय द RBI एक्सीड्स 15%। पहले वाले में उसने देखो दो चीजें पकड़ी है उसने, RBI ने दो चीज पकड़ी है आपकी। कौन कौन सी चीज पकड़ी है? पहले वाले में कहता है कि ये तो नहीं करना पड़ेगा आपको, क्या प्रोविजन, एडिशनल प्रोविजन तो नहीं करना पड़ेगा, जितना आपने किया है उससे ज्यादा 15% तो नहीं करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, उसने ग्रॉस NPA तो एडिशनल नहीं बढ़ा दिया आपका, मतलब जितना था NPA उससे कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें करके, तो यहां पर क्या बोलता है, ऑफ द पब्लिश इंक्रीमेंट ग्रोथ है रेफरेंस पीरियड ऑफ बोथ। तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी करने के लिए ये सब चीजें भी आपको क्या करनी है, वो निकालनी है, ठीक है। चलो, Tier 1 कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड टू, ये लिख लाइन आई थी ना, 9%। नहीं नहीं, Tier 1 और Tier 2 कैपिटल का कोई कंपैरिजन है? Tier 2 कभी भी Tier 1 से क्या नहीं हो सकती, 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। पर ये क्वेश्चन ना मैं अभी भी जस्टिफाइड नहीं हूं। मैंने उस दिन बताया था आपको कि जब 4:4 का रेशियो चलता था ना 1 और 2 में, तब तो ठीक था, लेकिन अभी क्यों आता है क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आता यार बात, ठीक है। हाउ इज एनी कैपिटल रिक्वायरमेंट अराइजिंग ऑफ द क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क टू बी मेट, क्रेडिट और काउंटर पार्टी रिस्क के लिए कौन सी कैपिटल चाहिए होती है? सर Tier 1 कैपिटल ही चाहिए। Tier 1, Tier 2। मेरे को तो लगता है दोनों चाहिए। रिस्क में तो दोनों लगते हैं। क्या है आंसर?
दोनों मुझे लग रहा चाहिए। ए है सर। दोनों ही है ना, क्योंकि ये कुल मिला के जो आप कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं ना, वो चाहे ग्रेट रिस्क के लिए हो, चाहे काउंटर के लिए हो, चाहे हमारे सबके लिए वही काम आता है। व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रिंसिपल ऑफ आई कैप फॉर्मुलेशन? बताओ, आई कैप पढ़ा हमने? should Monitor follow and a bottom up approach, never be discussed with the disclosed to the public. ये तो गलत है, सेकंड वाला गलत है। फोर्थ ठीक है। आई कैप should encompasses for wide risk. और सर एक बार फोर वाला पढ़िए ना, ये सिलॉज यानी क्या? मॉनिटर नहीं। एंड मैनेज तो ठीक है। आई कैप should be monitored and managed in silos. मतलब silos का मतलब है कि अकेलेपन में इसे मैनेज किया जाता है, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव है इसका। वो क्या आंसर है देखना है इसका? तो वाइट रिस्क प्रोफाइल सी का है, सी है ना, क्योंकि इसमें बोलना है कि आई कैप जो मैनेज किया जाता है वो फर्म वाइड रिस्क प्रोफाइल पर, हर तरह की जो फर्म है उस फर्म में कितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। देखो, सिलोस का मतलब है अकेलेपन में देखा जाता है, नहीं। आई कैप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव नेचर की वो है। दूसरा वाला गलत पहले से ही हो गया था। पहले वाले में आई कैप शुड फॉलो ए बॉटम अप अप्रोच, तो इसको आंसर बता रहा है शुड फॉलो ए बॉटम अप अप्रोच, जबकि है शायद ये बॉटम अप है या बॉटम डाउन है। आंसर मुझे में लगता सी है। बॉटम आंसर तो 3 नंबर का है ना, वाइड नहीं। रिस्क प्रोफाइल है। आंसर तो हो गया, मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। ये कहता है कि पहला वाला शुड फॉलो ए बॉटम अप अप्रोच, मुझे लगता है ये बॉटम डाउन अप्रोच है शायद, कि पॉलिसी वगैरह कौन बनाते हैं इसकी सबकी? बोर्ड वोर्ड बनाता है, उसके बाद नीचे को आता है ना सब कुछ, उसके हिसाब से ये आंसर गलत है। ठीक है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिस्क्लोजर अंडर पिलर 3? डिस्क्लोजर मस्ट बी ग्रैनुलर एंड मस्ट बी मेड एट यूनिट लेवल, पहला पॉइंट। पिलर 3 applies at the top on consolidated level of the bank group to which the capital adequacy framework apply. क्या पिलर 3 जो है एट द टॉप ऑन कंसोलिडेटेड लेवल पे अप्लाई होता है? मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे ही अप्लाई होता है या उसमें भी होता है डाउन में भी? इंडिविजुअल यूनिट शुड डिक्लेयर एंड नो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड। Disclosure is meant for entities identified by the market or regulator. क्वेश्चन क्या पूछा इसने? What is the scope What of is the scope under of pillar 3? under pillar क्या 3? आपको आंसर लगता है इसमें? सिर्फ पिलर 3 में तो मार्केट डिसिप्लिन वाला आता है। अब वो Second- सेकंड नंबर का जो आपने निकाला था, सेकंड नंबर एक बार हो सकता है। नहीं, कंसोलिडेटेड लेवल पे होता है या नहीं होता है? होता है। कंसोलिडेटेड तो ही होता है। कंसोलिडेटेड ही होता है ना पूरा। कंसोलिडेटेड लेवल पे होता है ना। पिलर 3 हाँ। applies at the top of consolidated level of the banking group to which the capital adequacy framework applies. Applies. ये वाला लग रहा है। इनको आप मतलब रॉन्ग की तरह नोट करो। डिस्क्लोजर मस्ट बी ग्रैनुलर एंड मस्ट बी मेड एट यूनिट लेवल। क्या ये यूनिट लेवल पे होते हैं या टॉप लेवल पे होते हैं? टॉप लेवल पे होते हैं। टॉप लेवल पे होते हैं, इसलिए गलत है। इंडिविजुअल यूनिट शुड डिक्लेयर एंड नो कंसोलिडेशन रिक्वायर, गलत है। उनको क्या सबका करना होता पड़ता है? है। कंसोलिडेशन सबका करना पड़ता इंडिविजुअल भी होता है। है। डिस्क्लोजर इज मेंट फॉर एंटिटीज
आइडेंटिटी बाय द मार्केट और रेगुलेटर, यानी क्या सिर्फ जिनको मार्केट ने या रेगुलेटर ने आइडेंटिफाई किया हुआ उनको ही करने होते हैं? नहीं, सबको करने होता है। सभी को करने हैं डिस्क्लोजर, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क फॉल्स अंडर द विच कैटेगरी? कैपिटल रिक्वायरमेंट की डिस्क्लोजर फॉर क्रेडिट रिस्क के लिए, तो ये आसान सा है, बता सकते हैं आप। क्या क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट रिस्क की कैपिटल रिक्वायरमेंट, आंसर कैसा आएगा? फिगर में तो आएगा, हाँ, फिगर में तो क्वालिटेटिव नहीं हो सकता। एनालिटिकल डिस्क्लोजर नहीं, ये जो भी नहीं। आंसर आ रहा वही रखना पड़ेगा। Principal प्रिंसिपल डिस्क्लोजर नहीं, और क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर होता है कौन सा? क्रेडिट रिस्क का कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला, ठीक है। मैं आपको ये दोनों सीट शेयर करूंगा, अगर मन करे उस वाली सीट को अगर आपने 5-6 बार ब्राउज कर लिया ना, किसको? SBI SBI वाली को, तो ये जो अभी जितने डिस्क्लोजर फॉर्म भरे देखे ना हमने, वो सब वही है। हल्का सा देखते चलो क्या है करके, ठीक। तो दोनों चीज में शेयर आपको कर, ठीक है। ये प्रोफार्मा तो सर पहले से यही है ना कि चेंज हुआ? यही है 22 का, वही है, वही देख तो रहे थे हम, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। चलो। नहीं, जैसे बैलेंस शीट और P&L चेंज हुआ है ना अभी फॉर्मेट? नहीं, ये नहीं, ठीक है, फिर ना सुबह मिलते हैं।